हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉर्म एकेडमी। एग्जाम फॉर्म एकेडमी के आज इस वीडियो में हम देखेंगे संविधान यानी कि इंडियन पॉलिटी से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए एक एक करके फटाफट देख लेते हैं। आज का पहला सवाल है कि राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। तो राज्यपाल बनने के लिए जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए वो होनी चाहिए 35 वर्ष। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। राज्यपाल के साथ साथ भारत का राष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए जो भी न्यूनतम आयु चाहिए वो भी होनी चाहिए 35 साल। यानी कि 35 साल आयु जो है बनने के लिए किनको किनको चाहिए, राज्यपाल बनने के लिए, राष्ट्रपति बनने के लिए, उपराष्ट्रपति बनने के लिए जो न्यूनतम आयु चाहिए, मिनिमम आयु चाहिए वो होनी चाहिए 35 वर्ष। दूसरी बात, प्रधानमंत्री बनने के लिए, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए जो न्यूनतम आयु चाहिए वो चाहिए 25 साल। और लोकसभा का सांसद चुने जाने के लिए जो न्यूनतम आयु चाहिए वो होनी चाहिए 25 साल। और राज्यसभा का सांसद का चुनाव लड़ने के लिए जो न्यूनतम आयु चाहिए वो चाहिए 30 साल। दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, बहुत कंफ्यूजिंग है, ध्यान से देखिए। लोकसभा का सांसद बनने के लिए 25 साल और राज्यसभा का सांसद बनने के लिए जो न्यूनतम आयु चाहिए वो चाहिए 30 साल। और जो राज्यसभा होता है वो एक स्थायी सदन होता है, इसका जो कार्यकाल होता है एक सांसद का वो होता है 6 वर्ष। और लोकसभा जो है ये अस्थायी सदन, इसके जो सांसद का कार्यकाल होता है वो होता है 5 साल। दूसरी बात, भारत के संविधान के अनुसार वोट डालने का जो अधिकार है वो 18 साल में प्राप्त होता है। यानी कि वोट डालने का जो अधिकार है वो मिलता है आपको 18 साल में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो हमारा जो संविधान सभा था उसके अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। दूसरी बात, ये भी पूछा जाता है कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा किस तारीख को अस्थायी अध्यक्ष बने थे। तो ये बने थे 9 दिसंबर 1946 को। इसके 3 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के स्थायी यानी कि परमानेंट अध्यक्ष बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जो B.R. अम्बेडकर हैं इन्हें कहा जाता है भारतीय संविधान का जनक। ये थे ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड या चेयरमैन। और B.R. अम्बेडकर को संविधान का जनक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितनी है। तो जो टोटल संख्या है संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त संख्या भाषाओं की वो है टोटल इस समय 22। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। दूसरी बात, ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि जो भारतीय रुपया यानी कि भारतीय नोट होता है उस पे कितनी भाषाएं लिखी होती हैं। तो उस पे जो भाषाएं लिखी होती हैं वो लिखी होती हैं 22। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, भारत का एकमात्र राज्य जहां संस्कृत राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है वो कौन सा है। तो भारत का एकमात्र राज्य जहां संस्कृत को राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है वो है उत्तराखंड। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। उत्तराखंड जो है ये उत्तर प्रदेश से 2000 में अलग हुआ था और इस उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। और उत्तराखंड में ही भारत का और एशिया का भी सबसे पहला जो राष्ट्रीय नेशनल पार्क है उसका नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में स्थित है ये भारत के साथ साथ एशिया का भी पहला राष्ट्रीय पार्क है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, एक पंचायत के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। पंचायत सदस्य मतलब ग्राम प्रधान, यानी कि ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो इसके लिए होनी चाहिए 21 वर्ष। 21 साल चाहिए मिनिमम आयु ग्राम प्रधान बनने के लिए। इसमें जो ऑप्शन है ये थोड़ा गलत है तो हम एक ऑप्शन को सही कर लेते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा बी 21 साल। 25 साल होनी चाहिए प्रधानमंत्री के लिए, 21 साल ग्राम पंचायत के साथ साथ जो नगर पालिका परिषद का चुनाव होता है उसके लिए भी जो मिनिमम आयु चाहिए वो होनी चाहिए 21 साल। 18 साल है हमारा जो वोट डालने का अधिकार है वो है 18 साल। राज्यसभा का सांसद बनने के लिए जो मिनिमम आयु चाहिए वो चाहिए 30 साल। इसके साथ साथ कुछ अन्य फैक्ट जान लेते हैं। कारखाने में रोजगार करने के लिए जो मिनिमम आयु चाहिए वो चाहिए 14 साल। यानी कि 14 साल से अगर नीचे का कोई आदमी है, बच्चा है, उससे कोई काम करवाया जा रहा है तो वो इलीगल है। दूसरी बात, और मतदान डालने का हम बता ही दिए 18 साल। तो ये सभी थे इंपॉर्टेंट फैक्ट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था। तो संविधान सभा का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन की सिफारिश पे। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। इसका जो गठन किया गया था ये भी पूछा जाता है कि संविधान सभा का गठन किस वर्ष किया गया था। तो संविधान सभा का गठन किया गया था 1946 में। इससे मिलते जुलते दो और आपको याद रखना
क्रिप्स मिशन का जो क्रिप्स मिशन आया था भारत में, उसका जो आया था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है भारत में क्रिप्स मिशन कब आया था। तो भारत में क्रिप्स मिशन आया था 1942 में, और माउंट बेटन जो प्लान आया था वो आया था 1947 में। तो ये तीनों वर्ष आपको याद रखना है। कैबिनेट मिशन 1946, क्रिप्स मिशन 1942 और माउंट बेटन प्लान 1947। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं किस अनुच्छेद के अंतर्गत निहित हैं। तो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत वर्णन है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। और जो अनुच्छेद 1 से 4 है इसके अंतर्गत भारत के राज्य संघ और उसके राज्यों का वर्णन है। अनुच्छेद 5 से 11 के अंतर्गत नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप का वर्णन है। अनुच्छेद 36 से 51 के बीच जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उनकी बात की गई है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। एक क्वेश्चन आपको और याद रखना, जो आर्टिकल 32 है जो आता है फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत, इसको जो है भारत के संविधान सभा की आत्मा भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है संविधान सभा जो संविधान है उसकी आत्मा किस आर्टिकल को कहा जाता है, तो वो कहा जाता है आर्टिकल 32 को। दूसरा क्वेश्चन, जो फंडामेंटल राइट्स हो गए वो हमारे हैं आर्टिकल 12 से 35 के अंतर्गत, और जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो हैं आर्टिकल 51A के अंतर्गत। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज किस आर्टिकल के अंतर्गत लिखी हुई हैं, तो ये लिखी हुई हैं आर्टिकल 51A के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, संविधान में राजभाषा का वर्णन किस अनुच्छेद में है। तो हमारा जो राजभाषा है इसका वर्णन किया गया है 343 से 351 के बीच, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। और जो अनुच्छेद 5 से 11 है इसमें की गई है नागरिकता की बात। अनुच्छेद 36 से 51 के बीच बात की गई है राज्य के नीति निर्देशक तत्व की। अनुच्छेद 352 से 360 के बीच बात की गई है भारत के इमरजेंसी की बात। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, भारत का तेलंगाना राज्य कब बना था। तो जो तेलंगाना राज्य है ये बना था 2 जून 2014 को, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। 2 जून 2014 को भारत का 29वां राज्य बना था जिसका नाम है तेलंगाना। और तेलंगाना जो राज्य है ये आंध्र प्रदेश से कटकर अलग हुआ था, और तेलंगाना की वर्तमान में जो राजधानी है वो है हैदराबाद, और हैदराबाद थी पहले आंध्र प्रदेश की राजधानी। तो अब जो आंध्र प्रदेश की नई राजधानी बनी है उसका नाम है अमरावती। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी है अमरावती और तेलंगाना की हैदराबाद। तेलंगाना की जो ऑफिशियल भाषा है वो है तेलुगु, और इसकी जो दूसरी ऑफिशियल भाषा है वो है उर्दू, और जो तमिल भाषा है वो है तमिलनाडु की, और तेलुगु भाषा है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, संविधान सभा को संविधान तैयार करने में कुल समय कितना लगा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। जो संविधान सभा थी उसको संविधान यानी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में जो समय लगा था वो था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। और आपको एग्जाम में कभी कभी इसका जो आंसर है 3 वर्ष भी मिल सकता है। तो अगर आपका ए ऑप्शन नहीं है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, तो आप 3 वर्ष पे भी टिक कर सकते हैं, जो आपके क्वेश्चन में दिया हो उस पर टिक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, संविधान में आपात उपबंध का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया, यानी कि जो हमारा संविधान है उसमें जो इमरजेंसी है वो किस आर्टिकल के अंतर्गत बताया गया। तो हमारा जो संविधान है उसके अंतर्गत जो इमरजेंसी है यानी कि आपातकाल का जो वर्णन किया गया वो किया गया अनुच्छेद 352 से 360 के अंतर्गत। इसमें 3 आपातकालन की बात की गई, 3 प्रकार के, यानी कि 3 टाइप की इमरजेंसी की बात की गई। आर्टिकल 352 के अंतर्गत नेशनल इमरजेंसी की बात की गई है। आर्टिकल 356 के अंतर्गत स्टेट इमरजेंसी की बात की गई है। आर्टिकल 360 के बीच फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात की गई। तो ये तीनों क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 356 स्टेट इमरजेंसी, आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी, यानी कि जिसको बोलते हैं वित्तीय आपातकाल। और हमारे देश में अब तक सिर्फ 3 बार आपातकाल लगाया गया। तो आपको ईयर भी याद रखना कि हमारे देश में कब कब आपातकालीन लगाया गया। कौन सी आपातकालीन? नेशनल इमरजेंसी। हमारे देश में अभी तक 3 बार नेशनल इमरजेंसी लग चुकी है। 1962 में जब भारत और चाइना के बीच युद्ध हुआ, तब उस समय
इमरजेंसी लगी थी। उसके बाद 1971 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, उसके बाद 1975 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाया था। तो अब तक 3 बार इमरजेंसी लग चुकी है, 1962 में, 1971 में और 1975 में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, शास्त्रीय भाषा का दर्जा पाने वाली पहली भाषा कौन है? तो जो शास्त्रीय भाषा का दर्जा पाने वाली पहली भाषा है उसका नाम है तमिल, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। और हमारे संविधान में अभी तक 6 भाषाएं हैं जिनको शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिल चुका। वो सभी भाषाएं आपको याद होनी चाहिए, कौन कौन सी हैं हमने यहाँ सभी को मेंशन कर दिया। संस्कृत, कन्नड़, तमिल, मलयालम, तेलुगु और उड़िया, ये 6 भाषाएं हैं जिनको अब तक शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हो चुका है। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा बी। पहली भाषा जो थी तमिल, उसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, संविधान सभा द्वारा संविधान कब अपनाया गया था? तो संविधान सभा द्वारा पहली बार जो संविधान अपनाया गया था वो अपनाया गया था 24 नवंबर 1949 को, 24 नवंबर 1949 को, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी। 24 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा हमारा संविधान अपनाया गया था। यहाँ 2 वर्ड और यूज किए जाते हैं कि कब अपनाया गया था, या कब आत्मसमर्पित किया गया था, या कब अंगीकृत किया गया था। ये तीनों वर्ड आपके एग्जाम में मेंशन किए जाते हैं। तो जो आपके एग्जाम में लिखा हो उसको ध्यान देना, कौन कौन से, कि संविधान कब अपनाया गया था, संविधान कब अंगीकृत किया गया था, या संविधान कब आत्मसमर्पित किया गया था। तो ये किया गया था 24 नवंबर 1949 को। इसीलिए प्रतिवर्ष भारत में 24 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता। और पूर्ण रूप से पूरे देश में जो संविधान लागू हुआ था वो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो इसकी जो नियुक्ति है वो करता है भारत का राष्ट्रपति, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो जो हमारा कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसको बोलते हैं कैग, ये जो संविधान में लिखा गया, ये लिखा गया आर्टिकल 148 के अंतर्गत, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। अगला क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए की जाती है? तो ये की जाती है 6 वर्ष या 65 साल उम्र तक, जो पहले पूरा हो जाए, या 6 वर्ष या 65-60 उसकी उम्र, तो वहां पे रिटायर कर दिया जाता। तो इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन है हमारे पास है 6 वर्ष, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। या तो 6 वर्ष या 65 साल उम्र, जो पहले कंप्लीट हो जाता है वो होता है आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की अवधि कितनी होती है? तो हमने बताया बेबी 6 वर्ष 65 वर्ष की, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो पहले पूर्ण हो जाए, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक किसके लिए मुख्य लेखाकार तथा लेखा परीक्षक के रूप में कार्य करता है? तो ये कार्य करता है संघ, यानी कि भारत सरकार और राज्य सरकारों के लिए, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति लोकधन के व्यय की निगरानी के लिए संसदीय प्रहरी के रूप में की जाती है? तो ये की जाती है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की, जो भारत सरकार और राज्य सरकार का धन या होता है उसका जो निगरानी करता है वो करता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, यानी कि कैग। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन भारत का कंसोलिडेटेड फंड का नियंत्रक या पर्यवेक्षक होता है? तो जो हमारा कंसोलिडेटेड फंड है उसकी जो निगरानी करता है वो करता है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक प्राथमिक रूप से संसद की निम्नलिखित में से किस समिति से जुड़ा होता है? तो ये जो मेनली जुड़ा होता है वो जुड़ा होता है लोक लेखा समिति से, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, भीमराव अंबेडकर या बी.आर. अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच सन 1932 में हस्तांतरित पूना समझौता में क्या प्रावधान था? तो इसमें प्रावधान था हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23,
आपातकालीन शक्तियां किस देश से ली गई हैं? तो इमरजेंसी जो शक्तियां हैं हमारे संविधान में वो ली गई हैं जर्मनी के वीमर संविधान से, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। और कनाडा से जो लिया गया है वो भी हम आपको बता दें, कनाडा से लिया गया है केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति, इसके साथ साथ सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, इसके अलावा अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित होना, ये सभी लिया गया चीजें कनाडा से। और ऑस्ट्रेलिया के जो संविधान से लिया गया, इसमें समवर्ती सूची, संसद के 2 सदनों की संयुक्त बैठक, व्यापार और वाणिज्य, ये सभी चीजें ली गई हैं ऑस्ट्रेलिया से। और जर्मनी से ली गई आपातकाल, और अमेरिका के संविधान से हमारे संविधान में लिया गया मूल अधिकार, सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनको हटाना, और राष्ट्रपति पे महाभियोग, ये सभी चीजें ली गई हैं अमेरिका के संविधान से। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और आपको याद रखना जो बार बार पूछा जाता है कि नीति निर्देशक तत्व जो हैं किस देश से लिए गए हैं? तो जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये लिए गए हैं आयरलैंड से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, संविधान सभा की संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? तो संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे वो थे BN राव। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, संविधान सभा की आत्मा किसे कहते हैं? तो संविधान सभा की आत्मा कहते हैं संविधान की प्रस्तावना को, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। लेकिन इस क्वेश्चन का जो आंसर है आप कहीं कहीं देखेंगे कि संविधान सभा की आत्मा किसे कहते हैं, तो लिखा होगा आर्टिकल 32 को। तो आर्टिकल 32 यानी कि आर्टिकल 32 जिसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, इसके अलावा संविधान की प्रस्तावना, इन दोनों को संविधान की आत्मा कहते हैं। आपके एग्जाम में जो आंसर दिया हो उस पर टिक लगा सकते हैं, या संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो संविधान की प्रस्तावना पे या आर्टिकल 32 पे, दोनों एक साथ नहीं दिए होंगे। अगर दोनों दिए हैं तो दोनों पे टिक लगाएंगे, वरना एक दिया है इनमें से तो एक पे, या तो प्रस्तावना पे या तो प्रस्तावना दिया हुआ या आर्टिकल 32 से, दोनों आंसर सही हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कर दीजिए। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितनी है? तो इसका जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।